आज एफएमसी में जो चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ पावर, उसका आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो नोट कर लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। जैसे लिखा है बेल्ट और रोप ड्राइव फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस। जहाँ भी 5 या 10 मीटर की डिस्टेंस होगी वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? बेल्ट और रोप ड्राइव का। जहाँ पे अधिकतर ज़्यादा दूरी है वहाँ पे हम किसका करते हैं? बेल्ट या रोप ड्राइव का यूज़। उसी प्रकार चैन ड्राइव। चैन ड्राइव क्या होती है? आपने साइकिल देखी होगी सबने, जो चैन है इस पॉकेट में फंस के चलती है। तो मीडियम डिस्टेंस के लिए जहाँ 5 से कम है वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? चैन ड्राइव का। उसके बाद है गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में बिल्कुल जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गियर ड्राइव का। गियर से एक दांतेदार पहिया होता है। आपने बच्चों के खिलौने या कभी इंजन की सर्विस कराने गए होंगे बाइक की, तो आपने देखे होंगे इस तरह के दांतेदार खांचे होते हैं और इसी में फंस के ये एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। और जब ये एक जिस पे पावर जनरेट हो रही है अगर वो घूमता है तो साथ वाला गियर भी इसके साथ में घूमता रहता है। तो ये इस तरह से एक दांतेदार पहिया होता है गियर, जो कम से कम जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है और इस तरह से ये फंस के चलता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे चेन्स एंड गियर ड्राइव इज कंसीडर एज ए पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव मीन्स जहाँ पे हमारा जो स्लिप है, अगर स्लिप नहीं हो रही है, क्योंकि चैन में आपने देखा है कि इस पॉकेट के ऊपर चैन फंसी रहती है, वहाँ स्लिप होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो जहाँ पे स्लिप बिल्कुल शून्य हो या बिल्कुल कम हो वहाँ पे ऐसी ड्राइव क्या होती है हमारी कंसीडर कैसी की जाती है? पॉजिटिव ड्राइव के रूप में कंसीडर की जाती है। इसी तरह वी बेल्ट भी एक खांचेदार पुली होती है, उसमें वी बेल्ट फंस के चलती है, वहाँ भी स्लिप नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो इसलिए वी बेल्ट को भी हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव ड्राइव के रूप में। स्लिप क्या होती है? एक पॉइंट आया स्लिप। अगर स्लिप को देखें तो मान लिया एक शाफ्ट पे ये पुली लगी हुई है और एक दूसरी शाफ्ट है, इस पे एक दूसरी पुली लगी हुई है और इस पे एक पट्टा चढ़ा हुआ है। ठीक हो गया? ये ड्राइवर पुली हो गई, ड्राइवर शाफ्ट हो गई, ड्रिवन शाफ्ट हो गई और ड्रिवन पुली हो गई। तो जब पुली और पट्टे के बीच कभी कभी क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। तो क्या करता है, ये पुली बिना बेल्ट को अपने साथ लिए हुए अपने आप घूम जाती है पुली, और बेल्ट उसके ऊपर नहीं घूम पाती। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? स्लिप। तो जहाँ पे स्लिप हमारी नगण्य होगी वहाँ पे क्या कहलाएगा? हमारा पॉजिटिव ड्राइव। और बाकी जो बची हुई ड्राइवें हैं कैसी हो गई? वो ऋणात्मक ड्राइव या ऋणात्मक चालन हो गया। अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? अगर पावर के टर्म्स में देखें तो इसमें कम पावर ट्रांसमिट हो सकती है। जहाँ पे कम पावर ट्रांसमिट होगी वो किस तरह की बेल्ट होगी? ओपन बेल्ट ड्राइव। और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में अपेक्षाकृत अधिक पावर जनरेट होती है। दूसरा है डायरेक्शन। ओपन बेल्ट ड्राइव में बताया गया था कि जो शाफ्ट पे पुली लगी होती है, शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पुलियों की घूमने की दिशा भी एक होती है। तो इसमें डायरेक्शन कैसी होगी? पुलियों के घूमने की एक सेम डायरेक्शन में होगी, जबकि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में पुलियों का डायरेक्शन घूमने का जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एंगल ऑफ लैप। एंगल ऑफ लैप क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एंगल ऑफ लैप इस तरह से ये हमारी पूरी बेल्ट चढ़ी हुई है, पूरी बेल्ट पट्टे पे चढ़ी हुई है। जितना ये इसके संपर्क में रहती है, जितनी बेल्ट इस पे चढ़ी रहती है, उससे केंद्र से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? हमारा एंगल ऑफ लैप।
एंगल ऑफ लैप। ठीक है, जितना पट्टा चढ़ा होगा उससे केंद्र जो शाफ्ट है, शाफ्ट के केंद्र से बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ लैप। तो जो ओपन बेल्ट ड्राइव होती है इसमें एंगल ऑफ लैप का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि ओपन बेल्ट ड्राइव में जो पट्टे का संपर्क पुली से होता है वो कम रहता है अपेक्षाकृत क्रॉस बेल्ट ड्राइव के, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में एंगल ऑफ लैप का मान ज़्यादा होता है। उसके बाद है रबिंग, मतलब ओपन बेल्ट ड्राइव में जो पट्टे की घिसाई है वो कम होती है, मतलब कम घिसता है पट्टा। और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आपको पता है कि हमारा कुछ बेल्ट का संयोजन इस तरह से रहता है, तो ये जहाँ पे क्रॉस करता है यहाँ पे पट्टे की घिसाई ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आइडलर पुली, जिसे जॉकी पुली भी कहते हैं। इसमें जॉकी पुली में ओपन बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का यूज करके हम और भी दूसरी शाफ्ट पे भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ऐसा संभव नहीं है। आइडलर पुली होती क्या है, जितना ये संपर्क में होगा ज़्यादा पट्टा, किस पे, पुली के ऊपर चढ़ा हुआ पट्टा जितना ज़्यादा संपर्क में होगा उतना ही हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होगी। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में ये कम रहता है और यहाँ पट्टा ज़्यादा चढ़ा होता है। अब अगर यहाँ पे ये दोनों शाफ्टों की दूरी अगर कम हो, बहुत कम, तो जो पट्टा चढ़ा हुआ छोटी पुली पर बहुत कम संपर्क में रहेगा, तो क्या होगी, हमें पावर बहुत कम ट्रांसमिट हो पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक बिचली पुली, जॉकी पुली या आइडलर पुली इस तरह से यहाँ पे लगा दी जाती है और पट्टा इसके ऊपर से होता हुआ इस तरह से चढ़ जाता है। तो हमारा जो पुली से बेल्ट का संपर्क है वो ज़्यादा हो गया, तो हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट हो पाएगी। ये कुछ अंतर है, इम्पोर्टेंट भी हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता क्या है, चलित पुली तथा चालक पुली के वेगों का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा वेलोसिटी रेशियो। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। मान लिया एक ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए इस तरह से संयोजन किया गया है। माना चालक पुली का हमारा जो व्यास है कितना है, d1 है, तथा चलित पुली का जो व्यास है वो हमारा d2 है। मान लिया कि ये हमारा चालक पुली का आरपीएम ये n1 गति से घूम रहा है, और किसके लिए, चालक पुली के लिए आरपीएम हो गया n1 और व्यास हो गया डायमीटर d1। इसी तरह चलित पुली के लिए आरपीएम हमारा हो गया n2 तथा इसका डाया हो गया पुली का d2। अब अगर परिभाषा के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, इन दोनों के वेगों का अनुपात होगा। तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, हमारा n2 अपॉन n1 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, d1 अपॉन d2 के। एक रिलेशन होता है लीनियर मोशन तथा एंगुलर मोशन में, क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, जहाँ ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, आर 2 पाई n अपॉन 60। ठीक है, तो जब हम यहाँ चालक पुली के लिए देखते हैं, ड्राइवर पुली के लिए देखते हैं, तो ड्राइवर पुली हमें पता है ड्राइवर पुली का आरपीएम कितना है, n1 है, और डाया d1 है। ठीक है, तो इस रिलेशन में रख देते हैं, v1 कितना हो जाएगा हमारा
आर इंटू 2πn1/60, जहाँ 2r क्या बन जाएगा हमारा, पता है कि रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो रेडियस को अगर दूना कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, डायमीटर। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, d1πn1/60, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह किसी के लिए हो जाएगा, ड्रिवन पुली के लिए क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू d2π, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ऊपर समझ ही गए होंगे आप लोग, उसी तरह लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, N2/60। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जिस स्पीड से ये घूम रही है, चालक पुली घूम रही है, उसी स्पीड से क्या होगी, हमारी चलित पुली भी घूमेगी। इसलिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V2। तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो V1 कितना है हमारा, V1 है हमारा d1πn1/60, किसके बराबर हो जाएगा, d2πn2/60। ठीक है, तो 60 से 60 कट गया और पाई से पाई कट गया, तो N2/N1 कितना हो गया, अगर यहाँ N2 है तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, N2/N1 इक्वल टू d1/d2। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो। चालक पुली तथा चलित पुली के वेगों के अनुपात को क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। ये कंडीशन कैसी है, जहाँ पे हमारी पट्टे की मोटाई अगर नगण्य मानी जाती है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, N2/N1 इक्वल टू d1/d2। अगर पट्टे की मोटाई t दी गई हो, अगर न्यूमेरिकल में पट्टे की मोटाई t दी गई हो, ठीक है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों, पट्टा इस पे लिपटा हुआ है, तो इसका व्यास बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसमें t मोटाई को हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा N2, अगर पट्टे की मोटाई t है तो N2/N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1+t/d2+t, जहाँ t क्या होगी, पट्टे की मोटाई। ठीक हो गया। तो ये हमने देखा वेलोसिटी रेशियो। अब अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।